हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नागरिकता को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं? नागरिकता को पढ़ने जा रहे हैं। और आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हो, मेरा मानना है कि सभी लोग जो है भारतीय नागरिक हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग नागरिकता की। तो नागरिकता का वर्णन कहाँ मिलता है संविधान में? नागरिकता प्राप्त कैसे करी जा सकती है? किस तरीके से नागरिकता को हम लोग पा सकते हैं और किस तरीके से नागरिकता को खो सकते हैं? इस सब चीज़ की जानकारी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आप लोग जो है लगातार इस वीडियो को देखते रहो। बात करते हैं नागरिकता की। तो नागरिकता का जो वर्णन मिलता है वो संविधान के भाग 2 में मिलता है। किस में मिलता है बेटा? भाग 2 में संविधान में नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है बेटा? भाग 2। हमेशा ध्यान रखो, पेपर में आता है नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई नागरिक होता कौन है। ठीक है भाई, ये भी तो जानना जरूरी है कि नागरिक होता कौन है। आखिर किसको हम नागरिक कह सकते हैं? क्या हर किसी को नागरिक कह देंगे? है ना? तो ऐसा तो नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति पाकिस्तान का है, भारत में के लोग या भारत का नागरिक मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्यों नहीं माना जाएगा? अगर नहीं माना जाएगा भाई, तो क्यों नहीं माना जाएगा, ये भी तो मायने रखता है। तो उसका एक कारण, उसके नागरिक कहते क्या हैं वो समझो, तो तुम लोग खुद समझ जाओगे कि हम पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक क्यों नहीं कह सकते। देखो, अगर कोई नागरिक है तो उसका मतलब है कि किसी नगर का निवासी, यानी किसी नगर में रहने वाला व्यक्ति जिसे वहाँ के सार्वजनिक और राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो। अब समझे, यानी किसी नगर का रहने वाला निवासी जिसको वहाँ के सार्वजनिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। अब सोच के देखो कि पाकिस्तान का कोई निवासी है, भारत में आया हुआ है, तो पहली बात तो वो इस जगह का निवासी नहीं हुआ। दूसरी बात, क्या पाकिस्तान वाले को अधिकार है वोट डालने का? क्या उसको अधिकार है धरना करने का हमारे देश में आकर? नहीं है ना। तो दोनों अधिकार नहीं है उसके पास। कौन कौन से? ना तो सामाजिक अधिकार है, समाज में रह भी नहीं सकता, ना ही उस पर राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, दोनों अधिकार नहीं है, तो हम ऐसे व्यक्ति को नागरिक नहीं मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को नागरिक नहीं मानेंगे। चलो अब बात करते हैं कि हमारे संविधान में नागरिकता वर्णन कहाँ से कहाँ तक प्राप्त होता है। वर्णन की बात करें सबसे पहले तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, भाग 2 के 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जो वर्णन मिलता है हमारे लिए, वो किसका मिलता है? नागरिकता का मिलता है। किसका मिलता है बेटा? नागरिकता का वर्णन प्राप्त होता है, नागरिकता का वर्णन मिलता है। एक एक करके अनुच्छेद की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 5 की बात करेंगे। 5 में क्या कहा गया? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय की बात जो है अनुच्छेद 5 करता है कि उस समय, यानी कि 26 जनवरी 1950 के समय, संविधान के लागू होने के समय जो जो प्रावधान किए गए थे, यानी कि संविधान के समय नागरिक बनाने के लिए जो जो प्रावधान किए गए थे, उनके बारे में कौन जानकारी देगा? उनके बारे में जानकारी देगा भाई कौन? अनुच्छेद 5। कौन देगा जानकारी? अनुच्छेद 5 इसकी जानकारी देगा। अनुच्छेद 6 क्या जानकारी देता है? अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता के अधिकार, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ, क्या हुआ? जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ भारत के लोग पाकिस्तान में गए, कुछ पाकिस्तान के लोग भारत में आए। ठीक है, तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे लगातार, यानी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके भारत में रहने के लिए आ रहे थे, जिनको ये लगता था कि हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम तो जो है हिंदुस्तान में आएंगे, हम भारत में रहना पसंद करेंगे, तो ऐसे लोगों को नागरिकता किस तरीके से दी जाए, इस बारे में जो जानकारी देता है वो कौन देता है? वो देता है हमारे लिए अनुच्छेद 6। ठीक है, कौन सा देता है? अनुच्छेद 6 देता है भारत, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 क्या कहना चाहता है? देखो, अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान जाने वालों को भारत की नागरिकता। बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा तुम्हें कि पाकिस्तान चले गए और भारत की नागरिकता मिलेगी, कैसी कैसी बात हो गई। देखो, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। क्या है? इसमें कहा है अनुच्छेद में कि पाकिस्तान जाने वालों को भारत की नागरिकता, यानी कि हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और 15 अगस्त 1947 को कुछ लोग जो है भारत को जा कर के, यानी भारत को त्याग करके पाकिस्तान पहुँचे। मानो किसी के नाना जो है पाकिस्तान में रह रहे थे, उसने सोचा नाना के यहाँ चलते हैं, अपने यहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ पाकिस्तान में रहेंगे, नाना के यहाँ अच्छा लगता है, जाकर रहेंगे।
अब पता चला जब वहाँ जाकर रहे, एक 2-4 दिन रहे, 10-5 दिन रहे, तब तक तो सही था, और 2 महीने बाद समस्याएं होने लगी। लोग कहने लगे भाई तुम तो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, हमने तुम्हें कभी देखा ही नहीं, यहाँ से भागो। ठीक है, क्या कहने लगे, यहाँ से जाओ। या हो सकता है उन्हें वहाँ का सामाजिक परिवेश रास ना आए, अच्छा ना लगे। तब क्या हुआ, तो जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और उनका मन बदला कि भाई अब दोबारा से अपने देश में चला जाए, भारत में चला जाए, हिंदुस्तान में चला जाए, जो वास्तव में अब हिंदुस्तान बना है पाकिस्तान से अलग होकर, तो उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए संविधान के द्वारा या कानूनों के द्वारा। तो इसके लिए बस इतना करना होता था कि जो लोग ऐसे आते थे उन्हें पंजीकरण कराना होता था, और पंजीकरण कराने के लिए 6 महीने रुकना होता था, और उसके बाद उनको क्या मिल जाती थी, नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। तो इसलिए अनुच्छेद 7 हमें क्या जानकारी देता है कि पाकिस्तान को जाने वालों को भारत की नागरिकता, यानी पाकिस्तान गए और मन करा दोबारा से कहाँ लौट आए, भारत में लौट आए, उनके लिए नागरिकता का जो प्रावधान है, जो संबंध है, वो किससे है, अनुच्छेद 7 से। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। किसकी, अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। पहले जानते हैं भारतीय मूल का होता कौन है। तो भारतीय मूल की बात करें, यानी कि जिसके वंशज कभी ना कभी भारत में रहे। क्या चीज, जिसके वंशज कभी ना कभी भारत में रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, भारतीय मूल का कहलाएगा। मान के चलो कि तुम्हारे दादा इस समय, या तुम्हारे दादा जो है भारत में रहा करते थे, और तुम अब जो है कनाडा में सेटल, कनाडा में रह रहे हो, तो तुम क्या हो जाओगे, भारतीय मूल के हो जाओगे। क्या हो जाओगे, भारतीय मूल के हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ, कहा गया कि वर्ष 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन कोई भी भारतीय क्षेत्र में निवास करता हो, उसकी संतानें भारतीय मूल की होंगी, और उनके लिए नागरिकता के कुछ अधिकार दिए जाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि भारत का नागरिक बन जाएं, तो भारत के नागरिक बनने के लिए कुछ शर्तें उनके लिए रखी गई, जिससे कि वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन उन्हें क्या कहा गया, भारतीय मूल का। क्या कहा गया, भारतीय मूल का कहा गया, क्योंकि उनकी जड़ जो है, मूल मतलब जड़ जो है, वो कहाँ पर है, हिंदुस्तान में, भारत में है। कहाँ पर है बेटा, भारत में है, इसीलिए उनको भारतीय मूल का कहा गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात ये होती है कि अनुच्छेद 9 क्या कहता है। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता की समाप्ति। देखो, हमारे देश ने एकल नागरिकता को अपनाया है। किसको अपनाया है, एकल नागरिकता को अपनाया है, यानी अकेली नागरिकता हमारे देश में मिलती है। हमारे देश में एक प्रावधान है, अगर तुम किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लो, ठीक है, अगर तुम किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लो, तो तुम्हारी नागरिकता यानी भारत की नागरिकता तुमसे समाप्त हो जाएगी। तुम भारत के नागरिक हो और तुमने कनाडा जाके जो है जॉब करी और वहाँ के नागरिक बन गए, वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो क्या होगा, तुम्हारी जो भारत की नागरिकता है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यहाँ की नागरिकता तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब खत्म हो जाएगी तो इसी का जो प्रावधान है वो कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 9 में किया गया है। अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। अनुच्छेद 10 कह रहा है नागरिकों के अधिकार का बना रहना, यानी वो ये बताता है कि नागरिकों के अधिकार किस किस समय पर बने रहेंगे और किस किस नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त रहेंगे। इन सब की जानकारी कौन देता है, अधिकारों की जानकारी अनुच्छेद 10 देता है। कौन देता है बेटा, अनुच्छेद 10 इन सब चीज़ों की जानकारी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 11 की तरफ। अनुच्छेद 11 क्या कहना चाहता है, अनुच्छेद 11 कह रहा है संसद को नागरिकता संबंधी विधि या कानून लाने का अधिकार। देखो, नागरिकता कब समाप्त करनी है, किस तरीके से ग्रहण करानी है, किस प्रकार से जो है संबंध होना चाहिए, इन सब की जानकारी कौन देगा हमें, वो हमें देंगे संसद द्वारा बनाए गए कानून। और इस मामले में जो पहले के कानून है, अनुच्छेद है, उनमें कोई भी परिवर्तन समय के अनुसार संसद कर सकती है। यानी कि संसद को लगता है कि भाई जो है अब रजिस्ट्रेशन की जो समय सीमा है वो 6 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दो, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो समय सीमा बढ़ा करके 12 वर्ष कर दी जाएगी। संसद को लगता है 12 वर्ष बहुत ज़्यादा हो रहा है, 10 वर्ष कर दो, 10 वर्ष करती है। यानी कोई भी विधि बनाए, इस मामले में सारी विधि बनाने का अधिकार जो किसके पास है, वो संसद के पास रहा हुआ है। ठीक है, किसके पास रहेगा, संसद के पास रहेगा। वो किसी भी प्रकार की विधि को बना सकती है, कानून को बना सकती है, जो नागरिकता से संबंधित होंगे, या नागरिकता की प्राप्ति से संबंधित हो, नागरिकता का त्याग करने से संबंधित हो, या किसी भी प्रकार के नागरिक संबंध रहेंगे, वो नागरिक से जो है संसद के लिए बात करते हैं।
कि नागरिकता प्राप्ति के आधार, यानी किन आधार पर हम लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं या भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, चलो वंश द्वारा नागरिकता। ठीक, वंश तो जानते ही होगे ना, तुम्हारा वंश चल रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी तुम्हारा वंश चलाएगी, उसके आगे वाली पीढ़ी उसका वंश चलाएगी, तो इस हिसाब से वंश द्वारा क्या कर सकते हैं, नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या हुई, अगर किसी व्यक्ति का जन्म, क्या अगर तुम्हारा जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद 1 जुलाई 1947 से पहले, दो डेटें देखो क्लियर है इसमें, 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ, या तो उसी दिन जन्मे हो या फिर उसके बाद पैदा हो गए। ठीक है, या तो मतलब जो है ऊपर से उसी दिन टपक गए या फिर उसके बाद टपके, वो अलग मायने रखती है, या फिर 1 जुलाई 1947 से पहले टपके हुए हो, यानी पहले जो है जन्म ले चुके हो, तब की बात कर रहा है कौन, वंश द्वारा नागरिकता के लिए। तो कहा गया अगर इन दोनों कंडीशंस में से तुम कोई एक पर खरे उतरते हो तो किया जाएगा कि तुम्हारे माता पिता में से कोई एक यदि भारत का निवासी होगा तो क्या माना जाएगा, तुम्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है अंतर आया वर्ष 1986 में। कब अंतर आया, 1986 में एक अंतर आया कि भाई जो है माता, पहले जो शुरुआत की गई वो ये की गई कि सिर्फ पिता का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद या 1 जुलाई 1947 से पूर्व हुआ हो और उसके पिता भारतीय नागरिक हो, ठीक है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि इसके बाद ये कहा गया 1946 में एक संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि भाई स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार है, यानी कि महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं असमानता की बात है। जब असमानता की बात है तो इसको क्या करना चाहिए, समान करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, समान करना चाहिए। और समान करने के लिए क्या रखा उन्होंने, कहा अब माता हो या पिता हो, दोनों में से कोई एक, क्या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होगा तो उसको उसकी संतान क्या मान ली जाएगी, भारत की नागरिक मान ली जाएगी। किसके द्वारा, वंश के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, वंश के द्वारा। चलो ठीक है, तो वंश द्वारा ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद एक बात और करते हैं कि दो बातें क्लियर हैं कि भारत के बाहर क्षेत्र में भी अगर कोई व्यक्ति रहता है उसके पिता भारतीय नागरिक होंगे तब भी वो क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, ये क्लियर हो गया। अभी हम लोगों ने बात करी कि कोई भी भारत का नागरिक हो माता पिता में से तो ये बात शुरू रहेगी। लेकिन एक परिवर्तन आया 3 दिसंबर 2004 को। कब आया, 3 दिसंबर 2004 को एक परिवर्तन आया। और परिवर्तन ये आया कि अब तक मान के चलो तुम्हारे माँ बाप बाहर रह रहे हैं। क्या रहना है, बाहर रहना है, और उनके एक संतान हुई, तुम पैदा हुए, और तुम पैदा होने तो छोटे से, जब माँ बाप यहाँ के हैं तो तुम भी यहाँ के होने चाहिए। लेकिन नहीं, अब एक बात कर दी गई कि दिसंबर 2004 यानी कि 3 दिसंबर 2004 से अगर 1 वर्ष के अंदर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन भारतीय दूतावास में कराना होगा, यानी तुम्हारा जन्म पंजीकरण जो है वो भारतीय दूतावास में कराना होगा कि भैया हमारे यहाँ एक जो है लल्ला बहू है और उस लल्ला का जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे के बाद ही तुम क्या बन जाओगे, तुम बन जाओगे यहाँ के नागरिक, यानी तुम्हें जो है यहाँ की नागरिकता, भारत की नागरिकता प्राप्त हो पाएगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात, अगली बात करते हैं पंजीकरण द्वारा नागरिकता। किसके द्वारा, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। चलो पंजीकरण द्वारा देखते हैं क्या क्या कंडीशन है जो पंजीकरण के लिए अनिवार्य है। पंजीकरण में सबसे पहली बात करते हैं कि एक तो तुम्हें प्रार्थना पत्र देना होगा। कब देना होगा, जब तुम भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हो पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि उससे पहले, रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले 5 वर्ष से तुम भारत में क्या कर रहे हो, निवास कर रहे हो या भारत में रह रहे हो। ठीक है, तो ये मुख्य बात है कि रजिस्ट्रेशन वाली तारीख पर जब जाओगे तुम तो कम से कम ये होना चाहिए कि 5 साल से पहले तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो या निवास कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात यह है कि भी भारत में मूल व्यक्ति जो अविभाजित भारत के
विभाजित भारत के बाहर निवास कर रहे हो तभी तुम्हें पंजीकरण से नागरिकता मिलेगी। जैसे तुम मान के चलो कि अविभाजित भारत है, जो भारत है हमारा, ठीक है, विभाजित नहीं हुआ था, तो इससे पहले अगर तुम पहले चले गए, यानी कि जिस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा उस समय चले गए, या फिर तुम अब के समय में चले गए यानी अमेरिका चले गए और वहाँ जाकर रहने लगे, तो तुम्हें क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा बेटा? पंजीकरण कराना पड़ेगा। और पंजीकरण करा के तुम क्या कर सकते हो? भारत के नागरिक बन सकते हो। क्या कर सकते हो? भारत के नागरिक बन सकते हो। लेकिन मान के चलो कोई अविभाजित भारत के अंदर का ही व्यक्ति हो, तो क्या नागरिक बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो नागरिक नहीं बनेगा, उसे पंजीकरण द्वारा नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं अगली। वे स्त्रियां जो भारत के नागरिक से विवाह कर चुकी हों या करने वाली हों। कनाडा में गए तुम लोग, किसी लड़की से जो है प्यार हो गया और वहाँ से लड़की से शादी करना चाह रहे हो और यहाँ लेकर आना चाह रहे हो, उसको अपनी घर की बहू बनाना चाह रहे हो, तो भारत की नागरिक बनेगी और कैसे बनेगी? ठीक है, तो हमने कहा, यानी सरकार ने कहा, संसद ने कहा, भाई कोई बात नहीं है, तुम शादी करके ला सकते हो। ठीक है, शादी करने में कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये है कि भारतीय नागरिक बनाने के लिए उसको तो एक बात कर दी गई कि कोई भी स्त्री जो भारत के नागरिक से विवाह कर लेती है, शादी कर लेती है या करने का प्लान कर रही है, तो भी वो क्या कर सकती है? पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। तो भी क्या कर सकती है? वो पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो ये बात विशेष हो गई कि भैया वे स्त्रियां जो भारत के नागरिक से विवाह करती हैं या कर चुकी हों, ठीक है, या करने वाली हों, तो वो पंजीकरण द्वारा क्या प्राप्त कर सकती हैं? भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि तुम नाबालिग को छोटे से हो, पैदा हुए, तो तुम्हें क्या कराना पड़ेगा? भारतीय दूतावास में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो भारत के नागरिक नहीं माने जाओगे। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हारे माँ बाप बाहर रहे हैं और बाहर कहीं पैदा हुए हो, तो चेक कर लेना कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो दूतावास में जो है 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य कर दिया है सरकार ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति राष्ट्रमंडल देश का निवासी हो और भारत में रहता हो, यानी जो हमारे राष्ट्रमंडल के देश हैं उनका निवासी रहा हो या उनका निवास करता हो, और हमारे देश में, यानी कि हमारे देश में, भारत में रह रहा हो। क्यों रह रहा हो? या तो भारत सरकार की कोई नौकरी कर रहा हो, मान लो भारत सरकार ने उसको कोई नौकरी दे रखी है, तो वो क्या कर सकता है? पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कौन व्यक्ति? जो भारत सरकार की नौकरी कर रहा हो और राष्ट्रमंडल देश का क्या हो? निवासी हो। चलो अब आगे बात करते हैं देशीयकरण द्वारा। किसके द्वारा? देशीयकरण द्वारा। तो इसकी भी कुछ शर्तें हैं, वही व्यक्ति देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करता है। सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, वो देशीयकरण द्वारा उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसको किसके द्वारा दी जाएगी? उसको पंजीकरण के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई कि भैया कोई व्यक्ति जो भारतीय मूल का ना हो, उसे किससे नागरिकता दी जाएगी? देशीयकरण से नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रमंडल देश का निवासी ना हो। अभी हमने बात करी, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रमंडल देश का निवासी है और भारत सरकार की नौकरी कर रहा है, तो उसको नागरिकता किसके द्वारा दी जाएगी? पंजीकरण के द्वारा। तो 2 बातें क्लियर हो गई, एक तो भारत का मूल निवासी ना हो, या कोई व्यक्ति भारत का मूल निवासी ना हो, यहाँ पर रहता ना हो। दूसरा, राष्ट्रमंडल का निवासी ना हो, राष्ट्रमंडल जो देश हैं उनका निवासी ना हो। तीसरी बात क्या कहता है? अपने देश की नागरिकता से त्यागपत्र देने पर, यानी मान के चलो कोई व्यक्ति भारत में रहने का इच्छुक है और अपने देश की नागरिकता ग्रहण किए हुए है और उस नागरिकता को त्यागना चाह रहा है और सोच रहा है कि मैं भारत में आके रहूँगा, भारत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे लिए, है ना, ताजमहल देखा करूँगा रोज आके। तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में बात ये होगी कि भाई वो क्या कर सकता है? जब अपने देश की नागरिकता का त्याग करेगा, उस समय में भारत सरकार को एक बार सूचित कर देगा कि भाई सरकार जी, मोदी जी, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपके देश में आकर रहना चाह रहा हूँ, आप बहुत पसंद आ रहे हो मेरे लिए। ठीक है, तो पसंद आ रहे हो तो क्या करेगा? यहाँ पर आने के लिए आग्रह करेगा और बता देगा मैं अपने देश की नागरिकता को छोड़ रहा हूँ और आपके देश की नागरिकता को ग्रहण करना चाह रहा हूँ। तो वो व्यक्ति भी किसके द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है? देशीयकरण के द्वारा। किसके द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है? देशीयकरण के द्वारा। अगला, वह व्यक्ति जो भारत में रहने का इच्छुक, मान लो कोई व्यक्ति यहीं पर रह रहा है, देशीकरण द्वारा वो क्या कर सकता है? नागरिकता प्राप्त कर सकता है। बहुत से लेखक हैं, क्रिकेटर हैं, वो क्या कर सकते हैं? देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का तुम लोग विशेष ध्यान रखो।
अगली बात है भूमि अर्जन के द्वारा। ये भूमि अर्जन क्या है? मान के चलो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि भारत जो है किसी दूसरे क्षेत्र के भूभाग पर कब्जा कर ले। आज हम लोग जो है चाइना को अपने कब्जे में कर लें, चाइना पे आक्रमण किया, युद्ध किया और चाइना हमारे कब्जे में आ गया, हमारे अधिकार में आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं? अब जिस चाइना को हमने अपने क्षेत्र में मिलाया है, वहाँ के नागरिक स्वतः ही जो है क्या हो जाएंगे? वो ये हो जाएंगे, हमारे देश के नागरिक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हमारे देश के नागरिक बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? भूमि अर्जन के द्वारा, क्योंकि हमने वहाँ की भूमि अर्जित कर ली। ऐसे 2 उदाहरण बताता हूँ मैं। एक असम को हमने अपने क्षेत्र में मिलाया था, एक गोवा को अपने क्षेत्र में मिलाया था, तो यहाँ के नागरिक जो हैं स्वयं ही क्या बन गए? हमारे देश के नागरिक बन गए। और ये प्रावधान कहाँ मिलता है? संविधान में मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है, खत्म कैसे हो सकती है। क्या कोई ऐसे कारण हैं जिनसे नागरिकता समाप्त हो जाए या खत्म हो जाए? उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात है नागरिकता का परित्याग करना। क्या करना? नागरिकता का परित्याग करना। तुम भारत के नागरिक हो, पूरा परिवार जो है अमेरिका में सेटल है, और तुम जो है अमेरिका में रह रहे थे और अब लगता है तुम्हें कि भारत में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जब भारत में नहीं रहना चाहिए फिर क्या करना चाहिए? फिर ये करना चाहिए कि तुम चाहो तो नागरिकता से त्याग पत्र दे सकते हो। क्या कर सकते हो? नागरिकता से त्याग कर सकते हो। कह सकते हो भैया अब हम भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते, हम अमेरिका में रहेंगे। तो उसके माध्यम से क्या होगा? तुम नागरिकता का परित्याग कर दो। क्या कर दोगे? स्वयं से त्याग कर दोगे, यानी कि नागरिकता का परित्याग कर दोगे। अगली बात करते हैं बर्खास्त के द्वारा, यानी सरकार खुद तुम्हें किसी कारणवश यहाँ की नागरिकता से हटा दे या यहाँ की नागरिकता से क्या कर दे? वंचित कर दे। ठीक है, अगला है वंचित किए जाने पर। क्या किए जाने पर? वंचित किए जाने। तो इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि अगर तुमने नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त कर ली, मान लो सरकार ने कहा कि भैया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऐसे मान के चलो कि 5 साल तुम्हें भारत में रहना होगा, फिर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन से पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त होगी। तुमने कहा हाँ साहब मैं तो 5 साल से ही रह रहा हूँ, और 5 महीने से आए 3-4 जो है पड़ोसियों को ऐसे पैसे देकर चले आए। उन्होंने कहा हाँ साहब 5 साल से रह रहा है, 5 साल। और बाद में सरकार को पता चली कि भाई तुम जो है फर्जी तरीके से नागरिक बने हो, तुम वास्तव में 5 साल तो जो है यहाँ पे बिताए ही नहीं, तुम तो 5 महीने से आए। कैसे पता चला? मान लो तुमने कहीं पर क्राइम कर दिया, वो क्राइम बड़े लेवल पर हो गया, सरकार को पता चल गया, वो क्राइम जो है उन्हें 5 साल के अंदर ही किया तुमने। ठीक है, इसका मतलब तुम यहाँ नहीं रह रहे थे, इसका मतलब तुम वहाँ पर रह रहे थे। ठीक है, जब तुमने कुछ दिखाया नहीं, जाने आने का प्रूफ नहीं दिखाया, इसका मतलब यही है कि तुम यहाँ रह नहीं रहे थे बल्कि वहीं रह रहे थे। जब वहीं रह रहे थे तो फिर सीधी सी बात है कि तुमने नागरिकता किस तरीके से प्राप्त कर दिया है? फर्जी तरीके से प्राप्त कर लिया है। तो क्या कर दिया है? तुम्हारी नागरिकता को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया है? तुम्हारी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद है संविधान का अनादर करने पर। जो हमारा संविधान है सबसे सर्वोपरि, हर व्यक्ति से देश में सर्वोपरि कौन है? संविधान है, और तुम उसका ही अनादर करते हो या अनादर करते हुए पाए जाते हो। ठीक है, तो क्या कर दिया जाएगा? तुम्हें हमारे यहाँ की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि भारत की नागरिकता से तुम्हें हटा दिया जाएगा। अगली बात, युद्ध के दौरान शत्रु देश का साथ देने पर। कितनी गलत बात है, सोच के देखो। अगर कोई व्यक्ति युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान से चल रहा है चाइना से, और कोई बता रहा है व्यक्ति भाई हमारे यहाँ मिसाइलें जो हैं इस रास्ते से जाएंगी, सरकार को पता चल गया, बोला अच्छा बच्चा ये बात चल रही है, ले ओहो अब देखते हैं तेरे लिए, ले रुक। ठीक है, तो क्या करेगी? तुरंत नागरिकता से तुम्हें वंचित कर देगी। हमारे यहाँ का नागरिक नहीं है, आ मत जाइए इधर, दोबारा पकड़ा गया ना तो जेल में और डालेंगे तेरे लिए। ठीक है, तो क्या होगा? उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, उसे नागरिकता से हटाया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? नागरिकता से हटाया जा सकता है। ठीक, अगली बात करते हैं राष्ट्र विरोधी होने पर। क्या होने पर? राष्ट्र विरोधी होने पर। क्या होने पर बेटा? राष्ट्र विरोधी होने पर भी ये काम हो सकता है। तुम राष्ट्र के विरोध में आवाज़ उठाने लगो, खिलाफ आवाज़ उठाने लगो, रोज जो है भारत की बुराई करने लगो चिल्ला के, तो भी क्या होगा? तो भी यही होगा, तुम्हें नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अगली बात देखते हैं। अगली बात है पंजीकरण व देशीयकरण द्वारा। अगर तुमने नागरिकता प्राप्त की किस 2 माध्यमों से, या तो पंजीकरण से नागरिक बने रजिस्ट्रेशन करा के, या देशीयकरण या प्राकृतिक रूप से नागरिक बने। ठीक है, दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके से तुम भारत के नागरिक बने हो। जब इन 2 में से किसी एक तरीके से भारत के नागरिक बने हो, ठीक है, समझ में आ गया, नागरिक बन गए, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन तुम जो है कहीं गए घूमने, 5 वर्षों के लिए गए, मान लो 5 वर्षों के लिए तुम कहीं गए, और वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें 2 वर्षों की सजा हो गई।
के बाद तुम्हें क्या हो गई, 2 वर्षों की सजा हो गई, कारावास हो गया, तो भी तुम्हारी नागरिकता खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चलो अगली बात देखते हैं। अब भैया तुम्हें नागरिक हो यहाँ के, नागरिक के लिए फर्ज बनता है कि भारत में रहे, उसकी राजनीति में भाग दिखाए, सामाजिक अधिकार में भाग दिखाए, समाज में बढ़ावा दे भारत के, करना चाहिए। अब तुम तो विदेश में पढ़े हो भैया, आई ना रहे निकल के 7 वर्ष तक, अगर तुम 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक तक तुम देश में नहीं आते हो या उसके बाहर ही रहते हो, कोई जानकारी नहीं देते हो भारत सरकार की, तो तुम नागरिकता से वंचित कर दिया हो। क्या कर दिए जाओगे, नागरिकता से वंचित कर दिए जाओगे, तुम्हारी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाएगी। तो एक कुछ प्रमुख कारण थे जिनसे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और जिनके द्वारा हमारी नागरिकता जा सकती है, यानी हमारी नागरिकता खत्म हो सकती है। देखो ये क्लास तुम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को डेली रूटीन के साथ देखो। ठीक है, एमटीएस का पेपर बहुत ही नज़दीक है, लगातार अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहो, जिससे कि तुम्हें एमटीएस जैसी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान मिले। देखो जुनून होगा तो तैयारी होगी, तो सबसे पहले जुनून जगाओ अपने अंदर और उसके बाद तैयारी में लग जाओ। ठीक है, क्या करो, जुनून जगाओ और तैयारी में लग जाओ, कोई रोकने वाला नहीं होगा तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। लेकिन अगर जुनून नहीं है तो कुछ भी तुम लोग नहीं कर सकते, आने वाले समय में पढ़ाई का तो छोड़ो, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कोई काम में तुम तरक्की नहीं कर सकते अगर तुम्हारे अंदर उस काम को करने का जुनून, उस काम को करने का जज्बा नहीं है। तो आज इसे ठान लो कि अब तक जो है एमटीएस की परीक्षा पास नहीं कर लेंगे, तब तक चैन से नहीं रहेंगे, पास करने के बाद ही चैन से रहेंगे और आराम से चैन से रहने को मिलेगा तुम्हारे लिए, बस एक बार तुम लोग लग जाओ।